हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मेरे 31 लेक्चर हो चुके हैं और जो मेरा लेक्चर चला था अभी प्रेरणा, आई होप कि आप मेरा जो लेक्चर है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2-3 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत इजीली आपको बताया है इसके बारे में। चलिए चलते हैं अभी प्रेरणा सीखने में किस तरह से भूमिका अदा करती है ना। बच्चा अभी प्रेरणा के द्वारा किस किस क्षेत्र में ज्यादा सीख सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं वो बताया गया है ना। सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेरणा की भूमिका, तो चलिए देखते हैं कैसे। पहला है निश्चित उद्देश्य, ठीक है। अब ये क्या है कि किसी कार्य को करने से पहले क्या उसका जो उद्देश्य है वो निश्चित होना चाहिए। भाई अगर हमें डॉक्टर बनना है तो वो पूरा मन बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ हमें डॉक्टर बनना ही है ना। ये नहीं कि भाई एक तरफ तो तुम मास्टरी की तैयारी कर रहे हो, है ना, एक तरह से पढ़ाई, ठीक है, और तैयारी किसकी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मन एक तरह, हमारा जो उद्देश्य बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि हमें ये करना है ना। तो यही है कि हमारा जो उद्देश्य बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, तभी तो मोटिवेशन के द्वारा बच्चा अच्छे से मतलब आगे बढ़ पाएगा, उस क्षेत्र में अच्छे से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से उस चीज को ऑब्जर्व करेगा जो उसे बनना है ना। तो चलिए, शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के समक्ष कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्य रखे एवं उन्हें पुनः स्पष्ट कर दे ताकि सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने कार्यों से संबंधित समस्त चीजें रखनी चाहिए कि भाई हम तुम्हें ये कार्य करा रहे हैं, इसका ये उद्देश्य है। अगर हम तुम्हें कुछ पढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ मोटिव तो होगा ना, हमारा उद्देश्य तो होगा ना कि क्या नाम है, अगर हम आपको कुछ चीजें पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी उद्देश्य है ना उस चीज में, और आप पढ़ रहे हो तो आपका भी उद्देश्य है। तो टीचर को पढ़ाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, बच्चे के सामने जो कार्य वो करा रहा है, टीचर शिक्षक जो कार्य करा रहा है वो बच्चों को उसका उद्देश्य बता देना चाहिए कि इसका हम तुम्हें ये पढ़ा रहे हैं, ये कार्य करा रहे हैं, तो इसका हमारा उद्देश्य क्या है। तो वो निश्चित होना चाहिए और जिससे कि बच्चा उससे सीखने में सक्रिय हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीख पाए, है ना। दूसरा है हमारा आत्म प्रेरणा, ठीक है। उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य तथा परिणामों का ज्ञान विद्यार्थियों के आत्म प्रेरण के लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं, है ना। इनसे आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में ही चारित्रिक विकास एवं चरित्र विकास एवं आदर्श नागरिकता का विकास करना सीखते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य, यानी कि उच्च आकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं क्या है तुमसे, है ना। हमारा मतलब स्पष्ट उद्देश्य कि उद्देश्य क्या है, हमारा मोटिव क्या है तुम लोगों को ये सब चीजें पढ़ाने का, है ना। तथा परिणामों का ज्ञान, इससे हमें क्या परिणाम मिलता है, उसका ज्ञान विद्यार्थी की आत्म प्रेरण के लिए प्रोत्साहन करता है, विद्यार्थियों के लिए कार्य आगे प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है कि खुद से अच्छा बेहतर कार्य करना हम सीख जाए, उसके लिए प्रेरित करता है। इनसे आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र शिक्षक, भाई जैसे जैसे शिक्षक करेगा कार्य को वैसे ही तो छात्र करेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे का चरित्र विकास और क्या होता है, आदर्श नागरिकता का विकास होता है। बच्चा बेहतर से बेहतर कार्य करना सीख जाता है अगर उसे उद्देश्य मालूम हो कि हमें ये कार्य करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है ना। और वो बहुत एक अच्छा नागरिक बन जाता है, उसका चरित्र विकास होता है, ठीक है, उसके सीखने में वृद्धि होती है अच्छे से।
तो चलिए, प्रशंसा एवं निंदा। अब ये क्या है कि शिक्षक को जहां बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए वहां प्रशंसा भी करनी चाहिए, और जहां बच्चे की निंदा करनी चाहिए उसका भी प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि बच्चे की जो गलती है बच्चा अपनी गलती सुधार ले और उसे किसी तरह से बुरा भी ना लगे, है ना। तो बच्चे की शिक्षक को सीखने की परिस्थिति में प्रशंसा और निंदा का प्रयोग बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को बुरा भी ना लगे और बच्चा सारा काम कर दे, है ना। और विद्यार्थी की आयु तथा लिंग का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब बच्चे की मेंटलिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसके शरीर पे कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चे को इस तरह से बताना चाहिए चीजें कि वो अपनी गलती सुधार ले, और अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन मिल सके, आगे बढ़ने के लिए उसे मोटिव मिल सके, मतलब उसका जो कार्य करने की शक्ति है उसमें गतिशीलता आ जाए, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए, ये है अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि व उत्साह प्राप्त करना, है ना। तो हम किस किस तरीके से बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, है ना, और उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें बच्चे का ध्यान पूर्ण रूप से पढ़ाई में ला सकते हैं। किसके द्वारा? अभिप्रेरणा द्वारा। कैसे? कि शिक्षक छात्र में रुचि उत्पन्न कर उनके ध्यान को सीखने के लिए केंद्रित कर सकते हैं। कैसे? कैसे भाई? कैसे? क्या कि एक शिक्षक ही ऐसा पर्सन है कि बच्चों को शिक्षा की ओर केंद्रित कर सकता है, उनका ध्यान, है ना, रुचि उत्पन्न कर सकता है उन्हें पढ़ाने के लिए, है ना। तो किस तरह से कि बच्चे को मोटिवेशन करके अच्छे से कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बेहतर कर पाओगे, तुम एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे, अच्छा इंजीनियर बन पाओगे, अच्छा टीचर बन पाओगे। अगर उसे मोटिव किया जाए कि जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता ना, वो भी मोटिवेशन के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। बस कमी कहां है? फर्क इतना है कि उसके मोटिवेशन को आपको जगाना है, उसकी आत्मा को जगाना है ना, उसके कार्य की जो क्षमता है उसको गतिशील बनाना है। किसके द्वारा? अभिप्रेरणा के द्वारा, है ना। तो क्या कह रहा है कि शिक्षक छात्र में रुचि उत्पन्न कर उनके ध्यान को सीखने के लिए केंद्रित कर देता है। इस प्रकार रुचियों के बढ़ने से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? कि जब किसी कार्य में बच्चे का क्या होगा, रुचियों के बढ़ने से अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। बच्चे की जब रुचि किसी कार्य में लग जाती है ना, तो उसके उसी क्षेत्र में कार्य करने की जो उसकी जो क्षमता है, मोटिवेशन के द्वारा हम उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसको गतिशीलता दे सकते हैं, गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे? अभिप्रेरणा के द्वारा उसे अच्छे से मोटिव करके कि तुम बेस्ट कर पाओगे, इस कार्य को अच्छे से अच्छा कर पाओगे, ठीक है। फलस्वरूप नए कौशल, उत्साह और संतोष पद परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, है ना। जब विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रश्न पूछे तब उस वस्तु की व्याख्या विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। यानी कि जब बच्चा अगर कोई बच्चा शिक्षक से कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो वो एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए विस्तृत रूप से, ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर जानने को मिले, है ना, कुछ सुनने को मिले, उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। तो उसे विस्तृत रूप से व्याख्या उस चीज की करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं परिपक्वता, है ना। परिपक्वता भी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाती है ना। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, है ना। यदि शिक्षक विद्यार्थियों की आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुरूप उन्हें कार्य दे तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। अब कैसे? है तो कोई छोटा बच्चा, उसे क्या कर दिया, उसे बता दे कि महात्मा गांधी के बारे में बताओ, उसे इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे, तो क्या छोटा बच्चा
यही कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास का महात्मा गांधी के बारे में बता देगा? नहीं बता पाएगा ना अच्छे से, है ना। तो बच्चे के मानसिक स्थिति और कैसी स्थिति, मानसिक और आयु के अनुसार ही बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना। उसके उनको उनके अनुरूप, उनकी मानसिकता के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार पढ़ाया जाए, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी उनके आयु व मानसिकता के अनुसार उन्हें कार्य दें, है ना। तभी बच्चा अच्छे से अच्छे से सीख पाएगा, अच्छे से जान पाएगा, और वो जो अध्यापन का कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा। औपचारिक अधिगम हेतु विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक रूप से परिपक्वता को देखा जाएगा। औपचारिक अधिगम में, औपचारिक अधिगम कहाँ मिलता है हमें? उपचार द्वारा विद्यालय में, है ना। तो विद्यालय में कैसे उन बच्चे की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सांस्कृतिक रूप से परिपक्वता को बच्चे को देखा जाएगा। तो इसे अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि एक तो बच्चे में मैच्योरिटी होनी चाहिए, अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे को मोटिव करना है तो उसमें मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, बच्चे के आयु और मानसिकता के अनुसार बच्चे को कार्य देने चाहिए, है ना, ठीक है। औपचारिक अधिगम के द्वारा बच्चे की संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, और क्या सांस्कृतिक रूप से परिपक्वता को देखा जाएगा। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा को एक शिक्षक ही ऐसा पर्सन है जो विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न कर सकता है, उनको उत्साहवर्धन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मोटिव कर सकता है, और क्या होगा, और उनको उनका ध्यान पूर्ण रूप से पाठ में लगा सकता है। कैसे लगा सकते हैं? अपनी प्रक्रिया द्वारा, अपनी स्टडी का जो मटेरियल है उसे चेंज, क्रिएटिविटी तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे को, है ना। बहुत खेल खेल में पढ़ाना, इस तरह से बहुत सारी विधि हैं जिनके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं कैसे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका को निभाती है। चलिए, सीखने के लिए प्रतियोगिता बहुत प्रभावशाली माध्यम है। इनसे बच्चों का संज्ञानात्मक, सृजनात्मक और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास होता है। किसके द्वारा? प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चे का क्या होता है? सृजनात्मक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास होता है ना, प्रतियोगिताओं के द्वारा। अब क्या कह रहा है कि प्रतियोगिता में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पक्षपात की भावना होगी तो जो बहुत अच्छा बच्चा परफॉर्मेंस करेगा तो उसका जो मोटिवेशन है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाएगा, वो आगे प्रतियोगिता में भाग लेने की भी नहीं सोचेगा, है ना। इससे बच्चों में इससे की भावना आ जाती है। इससे प्रतियोगिताओं में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिता और सहयोग दोनों लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अभिप्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करते हैं, है ना। यानी कि प्रतियोगिता और सहयोग लोकतांत्रिक की जो प्रवृत्तियां हैं उनके विकास के लिए अभिप्रेरणा का मार्ग चुनती हैं, ठीक है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए बच्चे में, किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि बच्चे में कुछ करने से पहले उसमें बच्चे में इच्छा जागृत होनी चाहिए और उस बच्चे में जिज्ञासा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। बिना इच्छा के ना तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, ना अच्छे से पढ़ पाएगा, और ना ही क्या होगा, ना ही अच्छे से सीख पाएगा, है ना। बच्चा अभिप्रेरित नहीं हो सकता कब? जब बच्चे में रुचि, किसी चीज को पढ़ने में बच्चे के अंदर रुचि ना हो तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से अभिप्रेरित नहीं हो
पाएगा और वह अभिप्रेरणा के अभाव में तो कुछ सीख ही नहीं सकता। अगर वो अभिप्रेरणा उसे नहीं मिलेगी तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख सकता। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये हमारा सीटेट, यूपी टेट, रीट हर क्षेत्र में आएगा, है ना। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप मेरा जो लेक्चर है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना। तभी आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे साइकोलॉजी में और अदर सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।